देखो, आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि जो रुपए की वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट में वो गिरती जा रही है। आज से 2 साल पहले रुपए की जो वैल्यू थी वो 75 रुपीज थी और आज 82 रुपए के बराबर हो। इनफैक्ट अगर हम 1947 से बात करें तो $1 की प्राइस थी पहले 3 रुपए के आसपास, लेकिन आज यही प्राइस गिरते गिरते $1 के बराबर 82 रुपीज हो गया। तो आखिर ये डिसाइड कौन करता है कि $1 के बदले इतने रुपीज होंगे? तो देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि यार रुपए की वैल्यू कम कहाँ हो रही है, ये तो बढ़ती जा रही है, नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हो कम होती जा रही है। तो देखो, क्या होता है कि जो रुपया है वो सिर्फ इंडिया में चलता है। अगर आपको इंडिया के बाहर से कुछ चीज़ें आपको खरीदना है तो उसकी जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स में होती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि ये जो मार्कर है इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $1 फिक्स है। तो आज से 2 साल पहले आपको इसकी 75 रुपीज देना पड़ती, लेकिन अगर आज आप ये मार्कर खरीदोगे तो आपको 82 रुपीज देना पड़ेंगे। तो मतलब 2 साल के कंपैरिजन में आपको आज ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। मार्कर सेम है लेकिन आपको प्राइस ज्यादा पे करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो गई है। अब ये डिसाइड कौन करता है कि $1 82 रुपीज के बराबर होगा? तो देखो, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब दो तरीके के होते हैं, एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है और एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इंडिया में भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो किया जाता था 1993 से पहले। मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में सरकार तय करती है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू कितनी होगी डॉलर के अगेंस्ट में। लेकिन 1993 के बाद गवर्नमेंट ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरा सप्लाई और डिमांड्स पर चलता है। देखो, पूरी इकोनॉमी जो है ना वो सप्लाई और डिमांड्स पे चलती है। अब क्या होता है सप्लाई और डिमांड? देखो, अगर किसी चीज की डिमांड्स बढ़ रही है और सप्लाई अगर लिमिटेड है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड लिमिटेड है और सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जो कि 1 महीने में एक मार्कर बनाती है और इसको खरीदने वाला भी एक ही है, तो इसकी प्राइस क्या रहेगी? अभी तो सेम है, लेकिन अगर इसको खरीदने वाले दो आ जाएंगे, मतलब क्या होगा? इसकी डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई लिमिटेड है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? या तो एक और मार्कर मेरे को बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं इन दोनों को दे पाऊंगा, अदरवाइज नहीं दे पाऊंगा। तो अगर मेरे को इनकी डिमांड फुलफिल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, या तो मैं इसको 15 रुपये कर दूंगा, तब जाके दोनों में से कोई एक आदमी खरीदेगा। अगर ये दोनों फिर भी रेडी है तो फिर मेरे को और क्या करना पड़ेगा? इस मार्कर की जो कीमत है वो 20 रुपये करनी पड़ेगी, तब जाके इसमें दोनों में से कोई एक आदमी खरीदेगा और 20 रुपये में उसको दे दूंगा। तो यहाँ पर हुआ क्या? अगर मेरी डिमांड बढ़ गई थी तो मेरे को क्या करना था? सप्लाई भी बढ़ाना था। अगर मेरी सप्लाई नहीं बढ़ी तो इसकी प्राइस बढ़ गई है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है? अगर किसी कंपनी का शेयर ऊपर क्यों जाता है? अगर उसकी खरीदने वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं जिसके कारण उसकी डिमांड बढ़ जाती है और बेचने वाले कम होते हैं। ऐसे ही अगर कोई शेयर बेचने वाला ज्यादा आ जाते हैं और खरीदने वाले कम है तो उस शेयर की क्या हो जाएगी? प्राइस कम हो जाएगी। यही पूरा सप्लाई और डिमांड्स पे चलता है। ऐसे ही हमारा रुपये की भी वैल्यू सप्लाई और डिमांड्स के ऊपर ही डिपेंड करती है कि रुपए की कितनी डिमांड है मार्केट। तो जैसे अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? हमारे देश में डॉलर्स ज्यादा आएगा। अगर हम बाहर से इंपोर्ट ज्यादा करेंगे चीजों को तो हमारे देश से क्या होगा? डॉलर्स बाहर जाएगा, जिसके कारण रुपये क्या होगा? वीक होता जाएगा, कम गिरता जाएगा। ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक इंपोर्टिंग नेशन है। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं चीजों को बाहर से, जिसके कारण रुपये की वैल्यू क्या होती है? हर साल गिरती रहती है। अब रुपये के गिरने के और भी कई रीजन रहते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी हो गया। ये कई फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं रुपये के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।